What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Star Lord Family. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को बदल देती है। फिर किस्मत में ऐसा कौन सा जादू है कि किस्मत नहीं बदल सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं किस्मत नहीं बदलेगी। भैया हमारी किस्मत में तो यही है। वो इंसान होते हैं जो लाइफ में कुछ अचीव करना नहीं चाहते हैं। कैपेबिलिटी होती है पर लेकिन करना नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। और उसका दोष वो किस्मत के सर मत देते हैं कि हाँ, किस्मत का नाम लेकर कोई उनको कोसेगा नहीं, बोलेंगे उसकी किस्मत ही खराब है। तो एक किस्मत के नाम पर जिंदगी को जीना एक तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बराबर है। अगर हर एक चीज बदल सकती है तो फिर किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोग उसको बदल नहीं रहे हैं। अगर बदलना चाहेंगे तो बदलेगी किस्मत भी, जैसे कि सारी चीज बदलती हैं। नहीं यकीन आ रहा है तो लाइफ में आप लोग एक प्रॉपर प्लान बनाकर उसको इंप्लीमेंट करके देखिए, हर एक चीज बदलती है। यार किस्मत कौन सी बड़ी चीज है, तो किस्मत भी बदली जा सकती है। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये फ्रांस जाकर मैप में निहारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले ये क्विज है जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था, इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 में आया था और फिर आगे चल के 1923 में इसको अमेंड करके ये वाला एक्ट हमारी कंट्री में आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहा। ये स्टार्टिंग में जो आया था लॉर्ड कर्जन वॉइस राय थे हमारी कंट्री के 1899 से 1905 तक। उस टाइम पर ये एक्ट आप लोग को देखने को मिला था। फ्रांस के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया था, जो यूएन में इसको 1267 यहाँ पर जो सैंक्शन कमेटी के द्वारा यहाँ पर इसको बोला गया था कि 15 में से 14 मेंबर ने इसको सपोर्ट किया। बस एक चाइना ऐसा था जिसकी बुद्धि घुटनों में पहुंची हुई है, जिसने इसको सपोर्ट नहीं किया, और ये था मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का मुद्दा। चलिए जो भी है, सरकारिया कमीशन के द्वारा यह बोला गया था कि एक काफी इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पर यूनियन और स्टेट के बीच में, वो है गवर्नर। तो गवर्नर की पोस्ट को अंडरमाइन आप लोगों को नहीं करना है। हर गोविंद पंत वर्सेस ये है रघुकुल तिलक, 1979 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह बोला गया था कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। भैया गवर्नर की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट है और उसकी भी एक ताकत है, उसको अपने हिसाब से काम करने दो। ये नहीं कि जोन सी गवर्नमेंट पावर में आती है वो गवर्नर की पोस्ट को अपने हिसाब से घुमा लेती है, ये गलत बात है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे के द्वारा रिग्रेट एक्सप्रेस किया गया जलियांवाला बाग को लेकर, क्योंकि 100वीं एनिवर्सरी हम लोग इसकी अभी देख रहे हैं कि जब यहां पर 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के मार दिए गए थे जनरल डायर के द्वारा। तो ये उसी के टाइम की बात की जा रही है यहाँ पर। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दो, जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फिगर ये थी कि हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिगरेट वगैरह पी जाती है, लगभग 700 बिलियन खर्च किए जाते हैं इन सब चीजों के ऊपर, यानी कि जो यहां पर ये स्मोकिंग की जाती है। पर लेकिन जो हेल्थ को सही करने के लिए कॉस्ट की जरूरत है वो उससे 250 गुना ज्यादा है। यानी कि इसमें से बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग सही कर सकते हैं, पर लेकिन सिगरेट में जो बर्बाद की जाती है वो लार्ज स्केल पर यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एक तरीके से इन्वेस्ट किया तो बर्बाद हो गया। कहने का मतलब यह है, अगर यही पैसा आप लोग हेल्थ पर खर्च करेंगे तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है जरा सी देर में। ये बहुत ज्यादा है, इतना तो हेल्थ के लिए जरूरत भी नहीं है जितना यहां पर इसमें खर्च किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह बोला गया कि आने वाले टाइम में पेपरलेस सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि जो इन्वायरमेंट को नुकसान रोका जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है जो न्यूज़पेपर वगैरह या फिर दूसरे पेपर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है। तो उसी के चलते यहां पर यह डिसीजन यूएन के द्वारा लिया गया है। अब यूएन ये डिसीजन लेगा तो आने वाले टाइम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी ये डिसीजन लेगी, तो ये काफी प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए न्यूज़पेपर में। पर लेकिन अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। यहां पर जो ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर में 7 दिन में से 2 दिन का बैन लगा दिया गया है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर, जहां पर पुलवामा अटैक हुआ था। तो उसी को यहां पर एनालाइज किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है, आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू सेकंड टर्म के लिए आने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और क्या ऐसी चीज थी जो इसको जिताकर फिर से लेकर आ रही है। तो ये 2-4 मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल यहाँ पर जलियांवाले बाग के साथ बारे में डिस्कस कर रहा है, और ये वाला दोनों को मिक्स कर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। ये ब्रेक्जिट के बारे में है। ब्रेक्जिट को पोस्टपोन कर दिया गया है अक्टूबर में, जो कि मार्च में होने वाला था। तो अब टाइम मिल जाएगा, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका निकल कर आएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है क्योंकि बार बार हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब जब ब्रेक्जिट होगा तभी इसको देख लेंगे। इससे पहले इसका कोई भी आर्टिकल आएगा कि आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, परसों ये हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के मुद्दों पर फोकस मत दो, क्योंकि एक बार जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे, जो जीत कर आएगा उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए
बाकी इलेक्शन के जो रिफॉर्म है वो मैं आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जो कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं अपनी नैनो मैगजीन जो आप लोग की इवनिंग में वीडियो आती है, तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी इलेक्शन का मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है वहां पर। तो वो पॉलिटिकल चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे इलेक्शन का मुद्दा है, खासकर 2019 में इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक बन जाता है। स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बना रखी है, वो जाकर आप लोग देखते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस अब की बार आप लोगों को टॉपिक किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस आप लोग को देनी है। बात की जा रही है एंटी सैटेलाइट, जो कि रिसेंटली अभी हमारी डीआरडीओ के द्वारा छोड़ा गया था। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या ये गेम चेंजर है, हाँ ये आप लोगों को बताना है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट है यहाँ पर नजर डालेंगे। बाकी ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नजर डालते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ये बात की जा रही है जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर नरसंहार आप लोग बोलिए, ये हमारी हिस्ट्री में काफ़ी कनेक्टेड है हम लोग इसके साथ में, क्योंकि जो हरकत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी ये इंसानियत का सबूत नहीं थी। अप्रैल 13 1919 बैसाखी यानी कि एक त्योहार था, उस टाइम पर यहाँ पर जो रॉयल एक्ट ये लेकर आए थे, यानी कि किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देने वाला जो ये एक्ट था, इसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और ये प्रोटेस्ट किया गया जलियांवाला बाग यहाँ पर, जो कि अमृतसर में लगभग 15 से 20 हजार लोग जाकर इकट्ठा हुए। ना किसी के पास हथियार था, ना ही कोई किसी के साथ में मारपीट कर रहे थे, बिल्कुल शांति में पीसफुल यहाँ पर पब्लिक मीटिंग थी, जो कि ये प्रोटेस्ट दिखा रहे थे कि हाँ ये ऐसा एक्ट हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए, जो कि इतनी पावर दे देता है किसी को भी गिरफ्तार कर लो बिना किसी सबूत के और बिना किसी कंडीशन के और जाकर उसको जेल में डाल दो। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर हुआ क्या, कंडीशन काफी खराब हो गई। जो उस टाइम पर जनरल डायर हुआ करते थे वो यहाँ पर पहुंचे अपनी कुछ फोर्सेज को लेकर, और जो यहाँ पर लोगों को बिना वार्निंग दिए मारा गया, ये यहाँ पर सबसे खतरनाक सिचुएशन निकल कर आई। ये कहने के लिए टेम्परेरी रैंक इनको दी गई थी जनरल डायर को, ये यहाँ पर ब्रिगेडियर रैंक के। तो इनके द्वारा देखिए घुस तो गए वहां पर, और वो कुछ ऐसा था कि निकलने की जगह नहीं थी। एक ही रास्ता एंट्री का था और एक ही रास्ता बाहर जाने का था। बिना वार्निंग दिए यहाँ पर गोली बरसानी स्टार्ट कर दी, और जो ऑफिशियल फिगर है वो बोलते हैं 379 लोगों की जान गई। और आप लोग जानते हैं ऑफिशियल फिगर हमेशा कम होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग और मारे गए जिनकी ऑफिशियल फिगर यहाँ पर नहीं है। 15,000 में से आप लोग समझ सकते हैं अंधाधुंध यहाँ पर गोली बरसाएगी तो कितने लोगों की जान यहाँ पर गई होगी, तो उससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर आगे चल के हंटर कमीशन नाम का एक कमीशन सेटअप किया गया, उससे पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इसको अप्रेज किया गया, यानी कि एक तरीके से और बड़ाई की गई जनरल डायर की कि पूरी कंट्री में अब आसानी से रूल इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इनका मानना भी ये था कि ये पूरी कंट्री में दहशत फैलाना चाहते थे कि लोग माने इनकी बात को कि हाँ कि अंग्रेजों को रूल करने दो और आसानी से इनको लाइफ को एंजॉय करने दो। और आज तक भी यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसके द्वारा माफी नहीं मांगी गई है। ये बोलते हैं हाँ हमें दुख है, पर लेकिन माफी आज तक नहीं मांगी गई है। कनाडा के द्वारा जो कामागातू मारू, जो यहाँ पर कामागाता मारू जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर, तो उसके लिए कनाडा ने माफी मांग ली है, पर लेकिन आज तक ब्रिटेन ने माफी नहीं मांगी है, जो कि काफी सोचने वाली यहाँ पर बात है। और जबकि बहुत सारे इंडियन आज के डेट में ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो इसी के साथ में कई सारे और भी पास्ट में हिस्ट्री में जो मैसेकर हैं उनके साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है, पर लेकिन इसके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो इमोशनलिटी की कुछ ज्यादा हो गई हमारी एज कंपेयर टू जो दूसरे पास्ट में ऐसे नरसंहार हुए हैं। बात करते हैं नादिर शाह की। नादिर शाह के द्वारा यह माना जाता है कि लगभग 30,000 लोगों को दिल्ली में मारा गया था ये यहाँ पर 1739 में, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था जलियांवाला बाग के कंपेयर में। पर फिर भी ज्यादा जो क्राउडेड है यहाँ पर कनेक्टेड वो जलियांवाला बाग के साथ में, क्योंकि वहां पर बैसाखी के त्योहार पर बिना कोई गलती के जिस तरीके से ये कंडीशन देखने को मिली वो सही नहीं थी। जलियांवाला बाग के मैसेकर के साथ में अगर यहाँ पर बात की जाए, ये है लेडाइस 1942 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली। नाजी के द्वारा चेकोस्लोवाकिया में यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारा गया, एक गांव का गांव यहाँ पर तबाह कर दिया गया। इसी के द्वारा माई लेई ये वियतनाम में देखने को मिला। यहाँ पर सेम इसी तरीके कंडीशन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। पर लेकिन इसके मुकाबले में जलियांवाला बाग काफी छोटा है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को मारा गया, पर फिर भी जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो हमारी जलियांवाला बाग के साथ में काफी ज्यादा है, जो कि आप लोगों को बार बार यहाँ पर देखने को भी मिलती है। जापानीज आर्मी की अगर बात करें तो ऐसे इसी तरीके से जापान में 1937 से 38 तक, इंडोनेशिया में, यहाँ पर ईस्ट तिमोर में, ये 1975 में अलग अलग जगह पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर जिनकी जान ले ली गई। तो जलियांवाला बाग की जो किलिंग थी ये यहाँ पर एक अलग ही तरीका एक फोकस क्रिएट करती है हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे ना उनकी भी आंख खुल गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, जो अब तक किसी न किसी हद तक हल्का फुल्का कहीं ना कहीं सपोर्ट किया करते थे
और ये मानते थे कि हाँ इंसान गलत है, इनकी बुद्धि सुधर जाएगी आने वाले टाइम में अंग्रेजों की, और फिर ये सही हो जाएंगे, कुछ ऐसा उनके माइंड में था। पर लेकिन जलियांवाला बाग ने आंखें खोल दी। और यहाँ पर जो आपको जो आप जिसको आप लोग रॉयल एक्ट बोलते हैं, इसको एक और नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखते हैं, यह अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, ये इस नाम से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बजट है ना, आप लोग बजट बोलते हैं, पर लेकिन फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है संविधान में। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये एक्ट था जो कि यहाँ पर बिना किसी कंडीशन को आप लोग फोर्सफुली गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। इसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट उस टाइम पर किया गया था। तो ये जो कंडीशन थी उस टाइम पर जो जनरल डायर के द्वारा किया गया यहाँ पर, और फिर उसको जो जिस तरीके से रिवॉर्ड दिया गया उसको, यानी कि उसको नेगेटिवली नहीं देखा गया, रिवॉर्ड दिया गया, इसने लोगों की आंखें खोल दी। महात्मा गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके यहाँ पर पैटर्न इसके बाद में बना लिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिल चुका था, उनके द्वारा भी यहाँ पर फिर अपना जो पैटर्न वो अलग चेंज कर लिया। नाइटहुड जो कंफर्म किया गया था वो यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया अंग्रेजों को, एक तरीके से इंसल्ट के तौर पर। यहाँ पर जिस तरीके से कंडीशन ही देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं झंझोर के रख दिया हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी, कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं अंग्रेज, जो इस तरीके से बिना हथियार वाले निहत्थे लोगों पर उनके द्वारा वार किया गया, और बिना यहाँ पर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े बुजुर्ग भी थे। इस तरीके से ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था। बिल्कुल एक तरीके से, एक तो वो होता है कि सामने कोई उनके बंदूकधारी लड़ रहा है और उसको मार दी उन्होंने गोली, वो समझ में आता है, दोनों आमने सामने बंदूक लिए खड़े थे। निहत्तों पर जिस तरीके से ये काम किया गया, ये एक तरीका बिल्कुल ही मतलब एक तरीका झंझोरने वाला ये एक कंडीशन बनाकर रख गया। और अगर हिस्ट्री को आप लोग उठाकर देखेंगे तो कुछ इससे भी खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये बात की जा रही है 1904 की। कुछ तो ऐसी है जो हम लोग भूल जाते हैं, कुछ ऐसी है जो लंबे समय तक याद रहती है। आगा मोहम्मद खान, इसके द्वारा पर्शियन, जिसको आप लोग आजकल में ईरान बोलते हैं, वहां पर बोला गया लोगों को मारने के लिए, और उनकी आंखें निकालकर लाई गई और लाकर फर्श पर डाल दी गई इकट्ठा करके, कि हाँ इन लोगों को हम लोगों ने मारा है। ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिली। उन्हें कहते हैं कि आंखें निकालकर गोटियां खेलेंगे, तो इनके द्वारा रियलिटी में ये गोटियां खेली गई, लोगों की आंखें निकाली गई उस टाइम पर, और फिर उसको डाल दिया गया। तो ऐसी कंडीशन पास्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जलियांवाला बाग में अगर देखने को मिले यहाँ पर, तो ये कंडीशन भी कुछ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इतना ही परपेट्रेटर यहाँ पर देखने को मिला जो यहाँ पर कंडीशन निकल कर आई। 1940 में यह है काटियन मैसाकर, जिसमें 20,000 के पुलिस सोल्जर और सिविलियन को रशिया के द्वारा इसी तरीके की कंडीशन में मारा गया था। पास्ट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। कई सारे राइटर ऐसे हैं जैसे एम एफ हुसैन, यहाँ पर ओपेस्को, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ग्वेनिका, इनके द्वारा भी यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई हैं कि ऐसे मैसाकर ऐसी चीजें आप लोगों को 1940 में देखने को मिल रहा है, 1904 में देखने को मिल रहा है। पास्ट में भी मैंने कई सारे अभी आप लोगों को उदाहरण दिए यहाँ पर। तो ये ऐसी चीज है जो इमोर्टल आर्ट है, यानी कि मैसाकर आगे भी फ्यूचर में होते रहेंगे। आप लोग देखते हैं अलग अलग टाइम पर, जो अभी रिसेंटली अभी क्या कंडीशन निकल कर आई, मुजफ्फरनगर दंगे 2002 के जो दंगे हुए थे, ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं पास्ट में भी होती हुई आ रही है और आगे भी होती रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये खत्म होने वाली नहीं है। अब बात ये आती है निकलकर, देखिए ब्रिटेन के द्वारा माफी मांगने से बार बार यहां पर मना कर दिया गया है। बोलते हैं डीप रिग्रेट है, पर लेकिन इसके लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। तो ये भी काफी डिसअपॉइंटिंग है हमारी कंट्री के लिए, खासकर जहां पर निहत्तों पर इनके द्वारा वार किया गया था। तो ये था पूरा आर्टिकल, खासकर ये आर्टिकल आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट था। ये हिस्ट्री में भी आप लोगों के लिए जलियांवाला बाग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, ये है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो यहाँ पर है ये 44, इसको अभी फिलहाल वीक में 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो उसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। 2 दिन वीक में ये बंद रहने वाला है। लगभग 271 किलोमीटर लंबा यहाँ पर ये एरिया है, जो कि नेशनल हाईवे 44 की बात की जा रही है। उधमपुर इन जम्मू कश्मीर से लेके बारामूला इन कश्मीर तक, ये जम्मू से लेके बारामूला इन कश्मीर तक यहाँ पर ये बात की जा रही है। और अप्रैल 7 से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली। ये बोला जा रहा है बिल्कुल गलत एडवाइस है, इस तरीके से आप लोग को नेशनल हाईवे को बैन नहीं करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर ये चलने वाला है 31 मई तक। रीजन क्या है, लोकसभा के इलेक्शन जम्मू और कश्मीर में भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसी को चलते यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। नेशनल हाईवे बंद किया गया है। जो पुलवामा अटैक हुआ, ये 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए, और उस टाइम पर ये कंडीशन ये निकल कर आई कि कहीं ना कहीं कैसे वो इंसान एक बम से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां पर चला गया। तो सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए स्टेप उठाए गए हैं। संडे और वेडनेसडे को 2 दिन यहां पर इसको बंद रखना है, 4 बजे से लेकर मॉर्निंग में शाम को 5 बजे तक। तो ओनली यहां पर जो
प्री डिटरमाइन जो यहाँ पर कैटेगरी के जो भी यहाँ पर जो गाड़ी वगैरह जाने दिए जाएंगे, ये पहले से डिटरमाइन किया जाएगा किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है, उसके अलावा और किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इस टाइम पर ओनली ट्रूप्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारे जवान है उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा और किसी को यहाँ पर इस पर अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रिवेंट करने के लिए कोई पुलवामा जैसा अटैक फिर से न हो, इसलिए यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। पर लेकिन राइटर इससे सहमत नहीं है, क्योंकि जो नेशनल 44 हाईवे है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जम्मू और कश्मीर के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पर कई सारी चीजें, जैसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे गुड्स वगैरह यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर जाते आते हैं। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है, खासकर टमाटर वगैरह, कोई दूसरे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाने वाले हैं जैसे एप्पल वगैरह, खासकर जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में, तो उनके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा एरिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इस तरीके से बैन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर गलत बात है, आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। पुलवामा अटैक देखिए काफी खतरनाक अटैक था, ऐसे अटैक को रोकना चाहिए जरूर, और कहीं ना कहीं जो डिमांड भी की जा रही है ऐसी, ये सही बात है, सिक्योरिटी होनी चाहिए जो सोल्जर है और जो सिविलियन है उनकी, पर किस कॉस्ट पर, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या बिल्कुल यहाँ पर जनता को परेशान करके ऐसी सिक्योरिटी आप लोग प्रोवाइड कराएंगे? कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव आप लोग खोजना चाहिए, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। स्टेट की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया कि वो बोले कि जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो वहां पर जाएंगे और बोलेंगे ये फंडामेंटल राइट 14, 19 और 21 जो है इसका हनन कर रहा है, और इसके हिसाब से ये जो 2 दिन का यहाँ पर हाईवे का बैन रखा गया है ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आगे सोल्यूशन क्या निकल के आता है। क्या यहाँ पर जो ये अभी बैन लगा रखा है 2 दिन का, क्या ये हट पाएगा? क्या जो नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर हो पाएगी, या इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर सिचुएशन को सही किया जाएगा? तो ये तमाम मुद्दे अभी देखने वाले होंगे, तो देखेंगे आगे कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर इजराइल के बारे में। इजराइल को अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखेंगे, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये आप लोगों को यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा, जो कि काफी एक तरीके से अनरेस्ट वाला एरिया है, काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। पैलेस्तीन को घटाकर आज के डेट में इजराइल ने खत्म कर दिया है, और इसका श्रेय काफी हद तक 5 टर्म जो है अभी लास्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की, उनको भी यहाँ पर जाता है। पैलेस्तीन आज की डेट में 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक गाजा स्ट्रिप है और दूसरा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक यहाँ पर फतेह कंट्रोल ग्रुप है, ये इसको कंट्रोल करता है, और हमास यहाँ पर कंट्रोल करता है गाजा स्ट्रिप को, जो कि काफी न्यूज में रहता है हमास वाला ग्रुप, क्योंकि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जा चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 5वीं टर्म के लिए यहाँ पर अभी आने के लिए तैयार हैं, ये काफी खतरनाक माने जाते हैं, खासकर पैलेस्तीन के लिए। पैलेस्तीन के जो होप है यहाँ पर शांति बनाए रखने की, वो काफी कम हो गई है जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू पिक्चर में आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर काफी चैलेंज फेस कर रहे थे, करप्शन के मुद्दे इनके ऊपर चल रहे थे, पर लेकिन ये बिल्कुल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कहीं पर छोटी सी चोट अगर हमारे हाथ में लगी हुई है और बाकी आगे चलकर कोई बड़ी चोट कहीं और बॉडी के पार्ट पर लग जाए तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग फिर बड़ी चोट पर फोकस देने लगते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो करप्शन वगैरह मुद्दे थे उनको साइड में कर दिया गया, जब यहाँ पर बात की गई कि हाँ पैलेस्तीन जो है उसको छोड़कर जो यहाँ पर जेरूसलम है उसकी कैपिटल बना दी गई है इजराइल की। एक तो ये मुद्दा, गोलान हाइट जो कि काफी लंबा मुद्दा चला हुआ था उसको बोल दिया गया कि ये इजराइल का पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय जाता है, जो इस तरीके से जो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर चुनकर आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया है बैकग्राउंड में, आप लोग ये बोल सकते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर जो बनने जा रहे हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर बनने जा रहे हैं। पैलेस्तीन के साथ साथ में ईरान के साथ भी कैसे रिलेशन रहने वाले हैं, वो भी काफी खतरनाक सिचुएशन पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो ये भी अब सोचने वाला मुद्दा होगा। तो 2 मुद्दे काफी बड़े होंगे, देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन और कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये था आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया की एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्या इंडिया एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो है वो गेम चेंजर है, क्या ये गेम चेंज करने वाला है? तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। देखिए हमारी जो इसरो है ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो PSLV C-45 के द्वारा ये अभी 29 सैटेलाइट छोड़े गए, ये शांति के लिए छोड़े गए, पर लेकिन उसी के साथ में 27 मार्च कुछ दिनों पहले यहाँ पर मिशन शक्ति लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति में यहाँ पर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है DRDO, उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, एक मिसाइल छोड़ी गई और उस मिसाइल के तहत लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट जो था वो मार गिराया गया, और ये बोला गया लोगों के द्वारा कि ये डिटरेंस क्रिएट करने वाला है। डिटरेंस क्रिएट करना और एक तरीके से स्पेस की सिक्योरिटी, दोनों काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दे यहाँ पर निकल के आते हैं, क्योंकि इंडिया अगर देखें आज के डेट में वो गवर्न कर सकता है यहाँ पर ग्लोबल किस तरीके से आउटर स्पेस को आप लोगों को शांति में बनाकर रखना है। क्योंकि चाइना के द्वारा भी यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 2007 में किया गया था, हमारे से काफी पहले, और चाइना के द्वारा ये एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ किया है उन्होंने,
यानी कि वो बस इसलिए रखना चाहते थे उसको बिना किसी हाउल्ला के, ताकि अगर कोई कल को उल्टी सीधी हरकतें करें तो ये उसको जवाब दे सके। बाकी चाइना के द्वारा ना कोई चिल्लाया गया, चाइना ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया। इवन बाद में जब प्रेशर डाला गया तब चाइना ने जाके इसको एक्सेप्ट किया, ये बात हम लोगों ने देखी। तो इस तरीके से चाइना ओनली इसको किस तरीके से काफी लंबे समय तक अपने पास में रखे हुए है, कभी भी उसने ऐसा नहीं बोला कि हमारे सैटेलाइट मार के गिरा देगा या ऐसा कुछ करेगा। तो अब कंसर्न ये है कि इंडिया इसको कैसे लेकर चलता है। अब इंडिया के पास में भी यहाँ पर ये सैटेलाइट ये मिसाइल आ गई है। अब इंडिया का कहीं ना कहीं एक और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हो गई है। एक साइड में तो यहाँ पर डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो दूसरी साइड में वॉर फाइटिंग। देखिए डिफेंस और वॉर दोनों एक साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। डिफेंस जरा सी देर का होता है, अगर एक बार को टूट गया तो कहानी खत्म हो गई। यानी कि नॉर्थ कोरिया बोलता था यूएसए के ऊपर मिसाइल छोड़ेगा, अगर यूएसए के ऊपर मिसाइल छोड़ने वाली बात अगर की जा रही है तो वो एक डिफेंस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है। पर लेकिन अगर वॉर हो जाए तो क्या नॉर्थ कोरिया बच पाएगा? मैप में से खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह डिफरेंस क्रिएट करना और वॉर की फाइटिंग की कैपेबिलिटी दोनों को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जब पता चलेगा डिफरेंस खत्म हो गया है उस टाइम पर क्या कंडीशन होने वाली है सामने वाले की, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस के नाम पर आप लोग ये इस तरीके से बोलते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप लोग फालतू में पैसा वेस्ट करते हैं। और ये हमारी कंट्री की ओनली बात नहीं करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर बात की जा रही है। जिस कंट्री ने भी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए काम किया है, पास्ट में बहुत लंबा यहाँ पर पीरियड चला, किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में डिफरेंस के चक्कर में एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर उन्होंने रख दी थी। वेपनाइजेशन की वहां पर रेस स्टार्ट हो गई थी लार्ज स्केल पर। चाहे बात कर लीजिए आप लोग एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, हर एक स्केल पर वहां पर लार्ज तरीके से उन्होंने अपने एक दूसरे से रेस लगाई। और कंडीशन आप लोगों की आज की डेट में सामने है, कितना बड़ा जत्था उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का आज के डेट में इकट्ठा कर लिया गया है। इंडिया की कैपेबिलिटी की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, अब एक्टिव रोल प्ले करने की बात आ गई है इंडिया की। किस तरीके से आउटर स्पेस में हम लोगों को कुछ ऐसा कंडीशन बनाकर रखनी है ताकि सिचुएशन जो रहे वो शांत रहे और स्पेस को यहां पर वेपनाइज न किया जाए और स्पेस में रेस न लगे। क्योंकि आज के डे में 4 कंट्री हैं ओनली ऐसी, इंडिया, रसिया, चाइना और हमारी कंट्री, ठीक है ना, वो यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया। तो आज 4 कंट्री है, चौथी कंट्री हमारी बन गई है। अब कम से कम फ्यूचर में किसी को ये ना बताया जाए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वरना कल को पाकिस्तान और आसपास वाली कंट्री भी यहाँ पर इस रेस में लग जाएंगी। जबकि करने के लिए और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एजुकेशन की बात कर ली जाए, हेल्थ की बात कर ली जाए, पॉवर्टी मिटाने की बात कर ली जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली जाए, टेररिस्ट एक्टिविटी की बात कर ली जाए, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, साइबर क्राइम की बात कीजिए, जो कि सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आज की डेट में हम लोग इन सब चीज़ों में और एक अलग ही डायरेक्शन निकाल के चलते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो देखिए इसमें रिलेटेड अगर ओपिनियन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर यही बात निकल के आती है कि देखिए ग्लोबल डोमेन में आज के डेट में रूल क्रिएट करनी चाहिए कि हाँ आगे आने वाले टाइम में स्पेस को वेपनाइज नहीं किया जाएगा और लाइक माइंडेड कंट्री के साथ में इंडिया को मिलकर काम करना चाहिए। अकेले इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, सबके साथ में मिलकर चलना पड़ेगा और जब इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये था आर्टिकल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वेस्ट के बारे में। ये आप लोग का आर्टिकल बचा होता है एक, और इसके अलावा एक आर्टिकल और बचा हुआ है, उसको हम लोग कल या फिर परसों डिस्कस कर लेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए आज के डेट में प्लास्टिक जो है वो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। चाहे आप लोग जमीन की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, इवन हवा में उड़ने वाले पक्षी भी उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम में है। अगर पानी की बात करें तो काफी ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो प्लैंकटन जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से खाना माने जाते हैं, जो यहाँ पर जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए, तो उनके लिए ये काफी कंडीशन क्रिएट यहाँ पर खराब हो रही है। क्योंकि पॉलिथीन आज के बहुत बड़ा गार्बेज पैच बन गया है ओशन के अंदर भी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अलग लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से पोइजन हो गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोइजन हो गया है वाटर के अंदर भी और सोइल के अंदर भी। तो कैसे यहाँ पर इसको टैकल करके चला जाए, क्योंकि ये कैंसर जैसी बीमारी को आने वाले टाइम में न्योता दे रहा है और बहुत जल्दी ये आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और आज के दिन में मिल भी रही है। देखिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जो भी इस तरह का प्लास्टिक का पोल्यूशन है, कोई दूसरा पोल्यूशन है यहाँ पर, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है जिससे वाटर की आप लोग बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल जो है वो लगभग 45% ओनली वाटर को ट्रीट कर रहा है, बाकी 55% जो वाटर है वो डायरेक्ट यहाँ पर उसको अनट्रीटेड वाटर को गंगा के अंदर डाल रहा है। तो कंडीशन खराब निकल के आती है। इसी तरीके से जो वेस्ट है, जिस भी तरीके का वेस्ट होता है, उसको हम लोग को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अगर हैंडल करना नहीं सीखेंगे तो फिर और भी कई सारी तमाम कंडीशन प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आती है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये होनी चाहिए कि कैसे इसको हैंडल करना है। अगर एक बार को उसको हैंडल करना आ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहां पर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मटेरियल रिसाइकिल होना चाहिए, कंपोजिट कास्ट वगैरह आप लोग उसकी बना सकते हैं। 60% से भी जो लेस है यहां पर आज के में हाउस होल्ड और 15% अर्बन वेस्ट आज के प्रोसीड्स यहां पर किया जाता है।
यानी कि इसका हम लोग को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। रीजन ये है, अगर सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो जिससे दिल्ली में आप लोग देखते हैं ना बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, और ये हर एक ऐसी सिटी है हमारी कंट्री की जहां पर बड़े बड़े गार्बेज के पहाड़ बन गए हैं। तो देखिए अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को हिली एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, जो बड़े बड़े पहाड़ आप लोगों को अपने एरिया में ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि कूड़े के पहाड़ होंगे। आखिर ऐसा मुद्दा क्या है कि यहाँ पर आज के डेट में ये प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? रीजन ये है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ऑर्गेनिक और जो रिसाइकिल करने लायक प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग नहीं निकाला जाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मिक्स कर रखा जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर कोई अपना जो वेस्ट है घर से निकलता है, उसको अगर उसके लिए पैसा उसके लिए लिया जाएगा कि हाँ आप लोग इसका सोल्यूशन निकालिए वरना आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिले, तो जनता रियलाइज करेगी कि हाँ इसकी भी इंपॉर्टेंस है। पानी अगर यहाँ पर पैसे में खरीदने को मिलने लगे, यानी कि जो नॉर्मल हम लोग बर्बाद करते हैं, अगर उस पर और ज्यादा कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी जाए कि एक घर को बस इतना ही पानी मिलेगा, जो कि नॉर्मली है तो कंडीशन पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती है, पर तो इसकी वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आएगी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो भी ढंग से उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, यानी कि जितना यहाँ पर होना चाहिए वेस्ट मैनेज उतना ही हो पाता है, तो उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती है एक जगह से दूसरी जगह पर जब यहाँ पर वेस्ट ले जाया जाता है, तो तमाम ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं। इसी के साथ में जो किसान है उनके लिए भी ये इकोनॉमिकली ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उनको भी सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उसको वो टैकल करके चल सके आसानी से, वहां पर भी ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप लोग ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिस तरीके से अगर पास्ट में बोला गया कंप्यूटर आएंगे तो हमारी कंट्री में जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी, पर लेकिन कंप्यूटर आने की वजह से जॉब और ज्यादा बढ़ गई, तो उस तरीके से अगर आप लोग इन्वायरमेंट बनाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल पाएगा, वरना सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव और ढंग से पॉजिटिव साइड में सोचना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर ये सारा इन्वायरमेंट आप लोग चेंज कर पाएंगे, जो कि पॉल्यूशन आज के दिन बढ़ता हुआ जा रहा है उसको कंट्रोल आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है सूडान से निकल कर आ रही है। सूडान के जो प्रेसिडेंट है बशीर साहब, उनको डिफेंस के द्वारा उनका तख्ता पलट कर दिया गया और 2 साल तक ये बोला गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कि अब यहाँ पर मिलिट्री रूल रहने वाला है। तो जो उमर अल बशीर है अब उनकी कंडीशन खराब होने वाली है, 3 साल तक उन्होंने रूल किया सूडान। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप लोग अफ्रीका के अंदर आएंगे तो सूडान और साउथ सूडान में डिफरेंस आप लोगों को समझना है। ये सूडान हो गया और ये साउथ सूडान हो गया। सूडान की बात की जा रही है जिसकी कैपिटल खार्तूम है, साउथ सूडान की नहीं जिसकी कैपिटल जूबा है। तो दोनों में डिफरेंस है। 2011 में दोनों को अलग किया गया था, यानी कि डिवीजन हो गया था कंट्री का। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है ये यहाँ पर असम के बारे में, जुलियन असम के बारे में, जो कि काफी लंबे समय से इक्वेडोरियन एम्बेसी में यहाँ पर एक तरीके से ये शरण लिए बैठे थे। 7 साल तक का यहाँ पर टाइम पीरियड था इनका असाइलम का, जो कि अभी हटा लिया गया इक्वेडोरिया के द्वारा, जो कि ब्रिटेन में थी एम्बेसी। अब ये यूएसए को सौंप दिए जाएंगे, देखते हैं किस तरीके से सोल्यूशन निकला जाता है, क्योंकि काफी डेटा इनके द्वारा लीक किया गया था, काफी इंफॉर्मेशन लीक की गई थी, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है, 175 गीगावाट हमारा टारगेट है 2022 तक। पर लेकिन अगर सोलर पैनल लगाते हैं और उनकी उम्र खत्म हो जाती है, उसके बाद में उस वेस्ट को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अब तक ढंग से नहीं है। बोला जा रहा है आने वाले टाइम में 2030 तक 2 लाख टन ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस तरीके से ग्रोथ रहेगा यहाँ पर एस्टिमेशन, और 1.8 मिलियन टन यहाँ पर आने वाले टाइम में ये देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ब्रिज टू इंडिया बीटीआई के द्वारा, जो कि एक एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इतना वेस्ट वॉल्यूम हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। 2000 यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 2000 तक 2030 तक, और 1.8 मिलियन 2050 तक क्रिएट करने वाले हैं। आखिर इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे, इसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। आगे जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है ये अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके चलना है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो फंड इकट्ठा किया जाता है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि यहाँ पर वोटर को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन फंड दे रहा है और कहां से फंड आ रहा है, ठीक है। कोर्ट जो है यहाँ पर ये इसको बॉन्ड को किल नहीं कर सकता, ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, यानी कि सीधी सीधी धमकी दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इसमें इंटरफेयर न करे। इनडायरेक्ट में आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पाकिस्तान भी अलग कंडीशन में आ गया, वो बोला है कोहिनूर का हीरा जो कि आज के डेट में यूके के पास में है, उसका हमारा हक है उसके ऊपर और वो हमको रिटर्न करना चाहिए, ऐसा इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी के द्वारा ऐसी बात बोली गई। पाकिस्तान चाहता है कि कोहिनूर का हीरा उनको मिले ताकि उनका जो अभी फिलहाल जो उनका क्या कहते हैं उनके ऊपर जो लोन है वो उसका थोड़ा कम किया जा सके। तो चलिए जो भी है, अच्छा लगा पढ़कर।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल की पहली पिक्चर अभी यहाँ पर तैयार की गई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग टेलीस्कोप यहाँ पर लगाई गई, तब जाकर यहाँ पर ये इमेज इसकी निकाली गई। तो ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी लंबे समय से अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1915 में इसके द्वारा बताया गया था। बार बार अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इसके बारे में बताया गया। लगभग 8 जो जो टेलीस्कोप हैं उनका यूज करके यहाँ पर इसके बारे में इसकी पिक्चर यहाँ पर निकाली गई। तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। और ब्लैक होल जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम जो यूज की गई थी 1960 में अमेरिकन फिजिस्ट साइंटिस्ट के द्वारा जॉन आर्की व्हीलर के द्वारा इसका यूज किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये पूछा गया था आप लोगों से जॉर्जिया के बारे में। लोकेशन आप लोगों के सामने है, ब्लैक सी में। यहाँ पर अगर बात करें जॉर्जियन लायरा, ये इसकी यहाँ पर आजकल में करेंसी देखने को मिलेगी। ये फ्लैग हो गया और ये कंट्री जो आप लोग एक बार मैप में निहार लीजिए, फिर आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पर हो गया जॉर्जिया, ठीक है। अपनी कंट्री कंपेयर में इसको देखिए, ये यहाँ से आप लोग देखेंगे ये हमारी कंट्री होगी यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप लोग इधर को चलेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये यहाँ पर अब आप लोग देखते हैं ये हो गया यहाँ पर जॉर्जिया ब्लैक सी के साइड में, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ओके। ये इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर टिबिलिसी, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी की तुर्की हो गया, अर्मीनिया, अजरबैजान और ये हो गया रसिया, जो कि आसपास में इसको टच करते हैं। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं अब आज के क्विज के ऊपर, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर इसको सुना है लेक्चर को। सबसे पहले बात की जा रही है पर्शियन टाउन, जिसको बोला जा रहा है केरनन। इसमें 1974 में जो लगभग काफी सारे लोगों को जिनकी आंखें निकालकर उनकी गोटियां खेली गई थी, तो ये किस इंसान के द्वारा काम कराया गया था, ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है उस इंसान का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें दिल्ली में 1739 में लगभग 30,000 लोगों को मोट के घात उतार दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो 1919 का जो एक्ट है, जिसको रॉयल एक्ट आप लोग बोलते हैं, इसको एक नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, अभी रिसेंटली कौन सा हाईवे है जिसको 2 दिन के लिए वीक में बैन कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर के अंदर पड़ता है, इसका नाम आप लोगों को नंबर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो के द्वारा पीएसएलवी का कौन सा व्हीकल था जिसके द्वारा 29 सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। 24 सैटेलाइट यहाँ पर यूएसए के थे। इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पर जो फोटोवोल्टिक होती हैं पीवी, जिसके द्वारा यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो भी आज के में सोलर पैनल वगैरह आप लोग देखने को मिलते हैं, तो बोला जा रहा है कि ये 2 लाख टन 2030 तक और 1.8 मिलियन ये 2050 तक। तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए। आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पर जो टेलीग्राम है, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।